Hello everyone, I am Supriya Priyadarshini and welcome to Inquisitive Supi. Today we are going to discuss about Jaiveem. Jaiveem is a 2021 Indian Tamil language legal drama film. It was directed by T.J. Ganawal and it was produced by Jyotika and Surya under 2D Entertainment. It is a story based on 1993 incident that involves a case fought by Justice K. Chandru. It revolves around Sangini and Rajakarnu, a couple of Irula tribe. It is a struggling story of a woman from Irula tribe whose husband has been picked up by police on a false case and was tortured and murdered in a custody. इस पूरे मूवी में यही समझाया गया है कि हाउ अ पुलिस ऑफिसर oppresses lower caste people and tribal peoples in the greed of promotion. इसमें एक ट्राइबल कपल होते हैं who used to work in the field of oppressive caste men. बेसिकली वो चूहे और सांप पकड़ा करते थे. एक बार क्या होता है, रिच मैन की बीवी के जो तिजोरी के पास सांप निकलता है, ठीक है, एंड वो राजकन्नू को बुलाते हैं सांप पकड़ने के लिए. तो उसके अगले दिन ही रिच मैन की बीवी की ज्वेलरी चोरी हो जाती है. तो उनका पहला शक जाता है राजकन्नू की ओर. तो जब वो पुलिस को बताते हैं और 20 मार्च को पुलिस पहुंचती है राजकन्नू के घर और राजकन्नू उसके घर पे होता ही नहीं है. वो गया होता है इनके फैक्ट्री पे काम करने. ये सुनकर पुलिस क्या करती है, पेटिशनर, उसके 2 बेटे और उसके ब्रदर इन लॉ को पकड़ के ले आती है पुलिस स्टेशन. पहली बात तो ये है कि सेक्शन 46(4) ऑफ CRPC के अंडर कोई भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाता आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज. अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं उस टाइम पे अ वुमेन कैन अरेस्ट अ वुमेन. तो फिर ये होता है कि 21 मार्च को राजकन्नू को कस्टडी में लिया जाता है और बाकियों को छोड़ दिया जाता है. 22 मार्च को जो पेटिशनर होती है वो अपने हस्बैंड को विंडो से बंधा मार खाते देखती है एंड जब वो सवाल करती है तो उसे भी मारा जाता है. ठीक है, उनके लिए डॉक्टर बुलाया जाता है एंड उन्हें फिर से मारा जाता है. इवन पेटिशनर वॉज फोर्स्ड टू लीव द पुलिस स्टेशन एंड उसके गांव पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां पहले से पहुंच जाती है और जाके ये अनाउंस करती है कि राजकन्नू had escaped from custody and was missing. Subsequently, petitioner made several inquiries and had also sent telegrams to CM and Chief Justice of Madras. उसके allegations ये होते हैं कि the respondent police officer had killed her husband. And फिर वो under Article 226 habeas corpus petition file कर देती है. That was accepted by the court on 21st April 1993. उससे पहले, after being in custody, Rajakannu was thereafter taken to different places like नेवली एंड दिद्रिकुपम एक्सेट्रा. देन पुलिस ने राजकन्नू को स्टेशन के पास एक शेड में बांध कर रखा एंड उसी रात से वो गायब हो गया. डिस्पाइट इंटेंसिव सर्च ही हैड नॉट बीन फाउंड इवन अंटिल 1 अप्रैल 1993. अब उसके बाद ही उसकी वाइफ ने हैबियस कॉर्पस फाइल करा. अब हैबियस कॉर्पस है क्या? इट सिंपली मीन्स यू शुड हैव द बॉडी. सो रियलिटी ये थी कि पुलिस न्यू कि राजकन्नू वॉज नॉट गिल्टी एंड ज्यादा ताकझाक ना करना पड़े इसीलिए ही पुलिस ने एक और चोरी के केस को इस केस के साथ जोड़कर राजकन्नू को गिल्टी ठहराया. एंड पुलिस ने जानबूझकर राजकन्नू को गायब भी करवाया एंड पकड़ा भी. एंड दे टॉर्चर्ड हिज फ्रेंड्स एंड राजकन्नू वेरी हार्शली सो दैट कि वो कन्फेस कर दे कि वो चोर हैं. फिर ये होता है कि राजकन्नू को और उसके फ्रेंड्स को इस कदर मारा जाता है कि वो बेहोश हो जाते हैं एंड उन्हें होश में लाने के लिए पुलिस ऑफिशियल ने मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया था उनकी आंखों में डाल करके. तो इस टॉर्चर के चलते राजकन्नू की कस्टडी में ही डेथ हो जाती है. फिर पुलिस खुद को बचाने के लिए ही राजकन्नू को एक एम्बुलेंस में डालकर उनके पुलिस स्टेशन से 40 किलोमीटर्स अवे एक और पुलिस स्टेशन के पास वाली रोड पे फेंक देती है राजकन्नू की बॉडी को एंड उस पर एम्बुलेंस चढ़ा देती है. एंड लीगली ये शो किया जाता है कि राजकन्नू कस्टडी से भाग गया था एंड उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई. Eventually, the court cross-examined high witnesses with the support of B. Perumal Swamy, an IPS officer, who took up the investigation and recorded witnesses for the prosecution. After a 13-year legal battle, the court adjudicated that this case was a case of custodial death, and the police officials, the accused police officials, were sentenced to 14 years of rigorous imprisonment. And in the issue of compensation, the petitioner claimed rupees 5 lakh as compensation. The Honorable Court, citing Nilapati Behera versus State of Odisha, stated that in the case of custodial death, the court has an obligation to grant relief and defense of sovereign immunity is not available in the state agency. The Honorable Judges of the Madras High Court not only upheld the rule of law but also exhibited empathy beyond the call of duty. Over the years,
Reforms in criminal investigation have been brought about because of similar judicial decisions. The Rajakannu versus State of Tamil Nadu and Odisha case, however, stand as a classic example of court's prompt intervention to secure justice to the victims of police brutality. The truth is an element is never destroyed. A proceeding may be lost, but the truth will always triumph.